अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। FBR ने एक बड़ा फैसला किया, बड़े सियासतदान पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है। वजारत ख़जाना से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और वो बड़े सियासतदान हैं, साबिक सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्हें UAE और लीबिया से तोहफे में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिली और 3 गाड़ियाँ ये मिली 2009 में दुबई से ये पाकिस्तान लाई गई और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के टैक्स और ड्यूटी जो अदा की गई वो जाली अकाउंट से की गई हैं। कस्टम में इन गाड़ियों के चालान भी आसिफ अली जरदारी साहब के नाम से ही जमा किए गए हैं और 3 गाड़ियों पर 3,71,64,000 कस्टम अदा किया गया है, कस्टम ड्यूटी अदा की गई है। ये अकाउंट्स जो हैं बेनामी अकाउंट्स हैं और JIT ने, जो JIT बनी थी, उन्होंने 4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का भी इंकशाफ इन अकाउंट से किया है। अब इन अकाउंट्स में इतलात के मुताबिक अब इन अकाउंट्स में कोई भी रकम मौजूद नहीं है और उससे अभी ये अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इसकी रकम कहाँ गई है और कौन लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद चौधरी साहब। उनसे जान लेते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये सारा मामला है क्या। जावेद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जावेद चौधरी साहब, क्या मामला है? ये घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा है, नैब की एक कल पेशी है, अब ये एक नया मामला खड़ा हो गया, ये क्या चक्कर क्या है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को एक और इम्तहान दरपेश है और अगर आप थोड़ा सी जो जाली अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स के जो मामला चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के, उस हवाले में अगर आपको याद दो तो मजमूई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 16 रेफरेंसेस बनाएंगे JIT के। तो JIT की तहकीकात के में ही ये कस्टम्स को जो मामला, जो FBR को ये मामला दिया गया है, जिसके मुताबिक एक बेनामी अकाउंट जिसका लकी इंटरनेशनल के नाम से एक अकाउंट था और बज़ाहिरन वो अकाउंट जो है वो एक कंप्यूटर बनाने वाले और अकाउंट्स के जो है मामलात कुछ देखने वाले शख्स के नाम पे था और ताहम उसके जो बेनिफिशरी है, जो डिटेल्स सामने आई और डिटेल्स कैसे सामने आई जब 2009 में तोहफे में मिलने वाली 3 गाड़ियाँ, जिसमें दो BMW कार और एक टोयोटा लेक्सस जो लग्जरियस जीप है, वो बुलेट प्रूफ जीप थी, वो जब लाए तो उसके बाद उसकी जो रकम है, उसके जो रजिस्टर्ड उसके जो डॉक्यूमेंट जमा कराए गए वहाँ जो मलकियत में, वो भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम पे थे। उसके साथ साथ जो पेमेंट हुई, उनको जो पे ऑर्डर जमा कराए गए उनके ड्यूटी टैक्सेस की मद में, वो मुबैना तौर पर इस अकाउंट से बताए जाते हैं कि वहाँ से रकम लेके जो उसके पे ऑर्डर बनाए गए। और इसके हवाले से JIT है, JIT ने जो डिटेल्स हासिल की इस अकाउंट के बारे में, उसके मुताबिक कुछ 4 अरब रुपए के लगभग ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में हुई हैं और बड़ी हैरानकुन तौर पे इस अकाउंट में अब 1 रुपया भी बाकी नहीं है। और जो FBR ने नोटिस जारी किए हैं 25 मार्च के लिए आसिफ अली जरदारी को कि पेश हों और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, उसमें उनसे 2 मुख्तलिफ मामलात पे उनसे कहा गया है कि उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक मामला तो ये है कि जो ये लेक्सस गाड़ियाँ हैं, इसकी जो ड्यूटी उन्होंने जमा कराई और जिस अकाउंट जमा कराई, उस अकाउंट का जिक्र उनके अपने जो एसेट्स और अपनी जो उनकी रिटर्न है उसमें नहीं पाया गया, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये वैसे सस्पिशियस अकाउंट हैं और अगर ये उनके सस्पिशियस ना होते तो ये आपके रिटर्न में इसको डिक्लेयर किया जाता। एक तो मामला ये उनसे पूछा जाएगा जी कि ये तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम है, ये उनके पास आए कहाँ से और उन्होंने कैसे कौन से ज़रिए से हासिल की। एक तो ये है। दूसरा उसका जो मामला है वो ये है कि जी कि JIT अकाउंट जो बेनामी अकाउंट है, बेनामी अकाउंट के वहाँ से पैसे और वहाँ से जो पे ऑर्डर बने, उसका मतलब ये है कि उस अकाउंट के सबसे बड़े बेनिफिशरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं। तो इस हवाले से भी उनसे पूछा जाएगा कि जी कि अगर ये अकाउंट उनका था और बेनिफिशरी थे तो वहाँ से हासिल होने वाली रकम या वहाँ ट्रांजेक्शन की रकम जो है, ट्रांजेक्शन जो है उसके बारे में उन्होंने अपने वो जो रिटर्न जो है उसमें जाहिर क्यों नहीं किया कि ये उनकी मलकियत है या यहाँ से वो बेनिफिट लेते रहे। तो इन 2 मामलात से बाजार ये लगता है कि ये मामला भी जो है FBR जिसके पास तमाम तरह वसाइल मौजूद हैं, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम तरह स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस मामले को भी लेकर कोई एक बड़ा केस जो है वो उनके घर बनाया जाएगा और उसके लिए उनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा जावेद चौधरी साहब, अब कस्टम में जो इन गाड़ियों का चालान जमा हुआ, जो कस्टम ड्यूटी पेड हुई, वो आसिफ अली जरदारी साहब के नाम से ही पे हुई जी। तो ये फिर जो बेनामी अकाउंट से इनको क्या ज़रूरत थी, जबकि ये सदर पाकिस्तान थे जब ये गाड़ियाँ आई हैं, उस वक्त इन्होंने पेमेंट की होगी, तो क्या ज़रूरत थी बेनामी अकाउंट यूज़ करने की? क्या उन्हें खुद ये नहीं अंदाज़ा था कि ये कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे?
देखिए अभी बेनामी अकाउंट्स के जो मामलात हैं और जिस नहज पे हैं मामलात और जिस जितनी हाइप है उनकी, उसके हिसाब से तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था आज से 10 साल कबल या 15 साल कबल कि जी के बेनामी अकाउंट्स का कोई कहीं मामला भी उठेगा और कहीं उनको पूछा जाएगा। और अगर किसी के जहन में ये 1% भी शायबा होता कि किसी सब मौके पे चेक कर दिया, चेक किया जा सकता है इसको, तो उसके तहत जो आपने कहा आसिफ जरदारी बिल्कुल अपनी जेब खास से ये पैसे जमा करा देते। लेकिन उस टाइम जो मामला चूँकि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का मामला होगा, और बज़ाहिरन तौर पर जिस तरह मैंने बताया भी तो नाज़रीन को कि बज़ाहिरन वो अकाउंट जो है वो एक लकी इंटरनेशनल कंपनी है जिसका जो है ना मालिक जो है वो बेचारा कंप्यूटर का काम और अकाउंट्स का काम करता है, तो उसके हो सकता है उसके फरिश्तों को भी खबर ना हो कि ये अकाउंट जो है वो ऑपरेट होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जी कि जो GIT अकाउंट GIT ने जो इकट्ठे किए हैं, डिटेल्स इकट्ठे किए हैं, उससे तो लगता है कि मामला जो है जो बज़ाहिरन लग रहा है कि 16 रेफरेंस बनेंगे इसमें अपना जाली अकाउंट्स में, उसकी तादाद कहीं ज़्यादा होगी। और इसको अगर कोई कहीं इसको कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो खिदमत कल फाउंडेशन के जो अकाउंट जो हैं उसमें जो तादाद 100 से ज़्यादा अकाउंट्स की हो गई है, तो वही इसको रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, वरना तो लगता है कि ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है कि जो आपने खिदमत खल्क फाउंडेशन वाली बात की, तो वो तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर तो शायद डिफरेंट इल्ज़ामात हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो दहशतगर्दी के मामलात उसके अंदर इन्वॉल्व है गालिबन। इधर ऐसा मामला नहीं है, इधर तो एक सीधी सी गाड़ी आई है जो बेनामी अकाउंट से इन्होंने पे कर दिए। सवाल मेरा ये है कि FBR हो, कस्टम्स हो या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, ट्रांजेक्शन कभी भी हो, 10 साल पहले हुई, जब भी हुई, लेकिन उनके इल्म में तो होता है कि ट्रांजैक्शन किस तरह हो रही है। FBR का अपना एक इंटेलिजेंस विंग भी है गालिबन, जो ये सब इन चीज़ों पे नज़र तो रखते हैं। ये तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया, उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, मैं अगर आपको याद है तो एक प्रोग्राम भी किया था आपके साथ, मैंने आपके साथ बैठ के इसी बात ये हुई कि उस टाइम जो अकाउंट्स खुले और जो इस्तेमाल हुए, अपना शनाख्ती कार्ड जो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल हुए, तो उस टाइम जो है वो इतना ज़्यादा बहुत प्रेशर नहीं था उसके हवाले से, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो या दूसरी मामलात हो, उसके हवाले से बैंक्स पे इतना प्रेशर नहीं था और उस टाइम अकाउंट भी खुल जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये इन अकाउंट्स का ताल्लुक उन अकाउंट से, मुझे जो डिटेल्स दस्तियाब हुई हैं उसके हिसाब से इन अकाउंट्स का ताल्लुक भी उन अकाउंट से उन अकाउंट से है जिनके लिए बायोमेट्रिक नहीं थी होती। तो बायोमेट्रिक जिन अकाउंट्स की नहीं हुई, उसी में ये सारे मामला जो घपले और बेनामी अकाउंट और ट्रांजेक्शन जो उसी अकाउंट्स में हुई है। उसके बाद इसी वजह के बायस स्टेट बैंक ने अब उसको कंपल्शन कर दी है कि किसी भी बायोमेट्रिक के बगैर कोई अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो ये इन तमाम अकाउंट्स का ताल्लुक उस अकाउंट से बाज़ारन लगता है जो कि बायोमेट्रिक थे और जिसके बारे में वेयर अबाउट नहीं था। लेकिन आपकी बात ये बड़ी वैलिड है कि एक बाकायदा पूरा एक डिपार्टमेंट जो स्टेट बैंक में मौजूद है और उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो हैं हर बैंक में बैठे हुए जिनका काम ही यही है कि सस्पिशियस अकाउंट, मिसाल के तौर पर मेरा सैलरी अकाउंट है, तो मेरी सैलरी अकाउंट में एक मखसूस रकम आती है हर महीने, बहुत ज़्यादा उसमें 50,000 1 लाख का अगर फ़र्क आ जाए तो सस्पिशियस नहीं कहलाई थी। लेकिन इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है जिसमें अरबों रुपए की और करोड़ों रुपए की दिन में ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो वो बाकायदा तौर पर सस्पिशियस अकाउंट थे और उनको चेक करना स्टेट बैंक और मुतलका जो उनके डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी थी, जो कि उनकी कोताही नहीं की। और उसी बुनियाद पे FBR वगैरह को इतला देना भी बहुत ज़रूरी होती है इन अकाउंट्स की जो नहीं दी गई। तो लगता है कि उस ज़माने में सारे ही बाहम शेर शक्कर थे और उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म का नोटिस भी किसी ने लिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी अहम इंकशाफ, बहुत अहम खबर। दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक नई चीज़, एक नई बात सामने आ गई, एक नया इंकशाफ हो गया। अब इसके ऊपर FBR ने 25 मार्च को आसिफ अली जरदारी साहब को तलब कर रखा है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अब देखना ये है कि वो क्या बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और क्या आगे होता है, क्योंकि अभी कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब में पेशी, उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद पेश होंगे, नैब में उनकी पेशी है। तो ये घेरा तंग होता जा रहा है, प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ती जा रही हैं। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
थर कोल से बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है और 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी का काम शुरू कर दिया गया है, वो स्टार्ट कर दी गई है। ये कितनी फ़ायदेमंद है इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए? वैसे पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है, पाकिस्तान की अपनी एनर्जी की ज़रूरियात हैं, वो पूरी करने के लिए थर का कोयला जो है उसके हवाले से बहुत अरसे से, बहुत ज़माने से ये बातें सामने आ रही थी कि थर में कोयले के एक बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान न सिर्फ ये कि अपनी बल्कि रीजन में मौजूद दीगर मुल्कों की भी बिजली की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। जो एनर्जी से रिलेटेड ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सकता है। ये बात 90 के दिहाई में शुरू हुई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत था। उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था कि थर में कोयले की बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और गालिबन दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पर कोयले के ज़खायर बताया गया था उस वक्त कि ये ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन मामलात उस वक्त दुरुस्त ना हो सके। उस वक्त थर का कोयला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सका। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने खुसूसी तवज्जो इस पे दी और थर कोल के ऊपर उन्होंने काम किया। अब तकरीबन 11 साल के अरसे के बाद ये खबर आई है कि थर से जो कोयला निकल रहा है उस कोयले से 330 मेगावाट बिजली जो है वो उसने जनरेट करना शुरू कर दी है, जो कि अब नेशनल ग्रिड में भी शामिल की जा रही है और नेशनल ग्रिड को भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा साथ साथ ही अब अगले 3 से 4 माह में मज़ीद बिजली की पैदावार बढ़ेगी और तकरीबन ये 1100 मेगावाट बिजली है जो इस मंसूबे से पैदा की जाएगी। 1100 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मज़ीद इस हवाले से काम जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, कि माहौलियात पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे माहौल पे, क्योंकि एनवायरनमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का मामला है उस हवाले से पूरी दुनिया में बहुत सी NGOs बनी हुई हैं, बहुत से ममालिक में इसके ऊपर काम हो रहा है। चाइना में तकरीबन 1000 पावर प्लांट जो कि कोल पे चलते थे वो बंद कर दिए गए। यूरोप में बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोल से कोई बिजली पैदा नहीं की जा रही। इसी तरह दीगर ममालिक में भी अब कोयले से बिजली पैदा करने को कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे भी ये मामला बहुत कम है और बहुत निचले लेवल तक हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने अब ये काम शुरू किया है तो क्या ये कोयले से बिजली बनाने का जो हदफ है वो तो यकीनी तौर पे हासिल हो सकता है, लेकिन क्या ये माहौलियात जो पाकिस्तान के हवाले से है, एनवायरनमेंट का मामलात है, उसको कितना डैमेज करेगा, कितना उसके ऊपर असरअंदाज होगा, इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई आगाही नहीं दी गई। इसी तरह का एक प्लांट साहिवाल में भी लगाया गया है। साहिवाल में गुज़श्ता पंजाब हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ साहब की थी, उस वक्त जब वहाँ पे प्लांट लगाया गया था कोल का, तो क्योंकि साहिवाल की जो ज़मीन है वहाँ पे ज़रई ज़मीन है और वहाँ से अनाज की बहुत, तो उस वक्त ये एतराज़ उठा था कि अगर वहाँ पे कोल प्लांट लगाया जाएगा तो वहाँ पे फिर अनाज नहीं उग सकता, उस ज़मीन को इफ़ेक्ट होगा, ज़मीन इफ़ेक्ट होगी और पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है उसको उसके एक्सपोर्ट्स नुकसान होगा और ज़रात में कमी आएगी। थर में कोयले की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन उसके असरात क्या होंगे इस हवाले से कहीं से भी कोई मालूमात नहीं मिल पा रही कि उसके असरात को इसमें बात नहीं कर रहा। कई लोगों ने उस पर एतराज़ात किए हैं, जो माहिरीन माहौलियात हैं उनके एतराज़ात अपनी जगह पे है, लेकिन सिंध हुकूमत का कहना ये है कि उन्होंने इस पर मुबारकबाद भी दी है और उन्होंने ये भी याद दहानी कराई है कि ये उन्हीं की हुकूमत का मंसूबा था। 2008 में 2011 में निजी कंपनियों के इश्तराक से ये शुरू किया गया है काम। देखना ये है कि ये क्या असरात इसके मुरतब होते हैं, क्योंकि अब गुज़श्ता 15-20 सालों से तकरीबन 1996-97 से तकरीबन हर मुल्क में माहौलियात की एक अलग वजारत कायम की जाती है। पाकिस्तान में भी वजारत माहौलियात कायम है, लेकिन उसके काम क्या हैं, वो क्या काम करती है, ये अभी तक सामने किसी के भी नहीं आ सका कि वो माहौलियात के हवाले से क्या काम करते हैं। और जो एंटायर एनवायरमेंटल जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर उनसे कोई तजवीज़ दी जाती है, वो क्या करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, माहिर माहौलियात हैं। उनसे बात है कि जो थर का कोयला है वो माहौल को किस हद तक असरअंदाज करेगा। अरशद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। अरशद अब्बासी साहब, हम इस पे खुशी मनाएं कि थर में कोयला निकल आया, अब बिजली की पैदावार बढ़ेगी, जो पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, या हम इस पर दुख का इजहार करें कि इस कोयले की वजह से माहौल ख़राब होगा और इन्वायरमेंट वो बहुत शदीद नुकसान होगा? देखिए, इसके एक मल्टीपल क्वेश्चन इसके ऊपर रेज होते हैं। नंबर वन ये है कि पाकिस्तान में जो फोक एवर ग्रोइंग है फॉर द लास्ट 10 years, इसके काफी लिखा भी जा चुका है और ये भी कहा गया कि देखें, ये एक इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन है कि फोक जो कि कोल पावर प्लांट में इंडिया में है वो वहां से यहाँ आ रहा था और इसके मुतालिक एक बड़ी क्लैरिटी में पूरी दुनिया में कंसेंसस है कि आप जितना कोल से आपकी इमिशन है, इस इमिशन की वजह से आपका माहौल तब्दील हो रहा है और इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ थोड़ी सप्लीमेंट बात और भी करूंगा, क्योंकि मेरा असल जो एरिया है वो है पावर सेक्टर। हम ये कह रहे हैं कि ये कोल पावर प्लांट एक नई बिगिनिंग करेगा। देखिए, पहली बात ये कि इसका टैरिफ कितना है। इसका टैरिफ अराउंड 10 रुपीज पर यूनिट है। जब 10 रुपए यूनिट है तो आपके इसी गाँव में अभी जो टैरिफ अलाउ किया है नबरा ने विंड के लिए वो 4 से 5 रुपए है। फिर सोलर का जो है पूरी दुनिया में जो रेट आ चुका हुआ है वो अराउंड 3 रुपीज। इवन अभी 4-5 नबरा ने टैरिफ अलाउट किया है सोलर को, उसका रेट भी 5 रुपीज है। तो पहले तो देखते हैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन्वायरमेंट तो चले लेट्स से इसकी केयर नहीं कर रहे, तो ये देखिए कि हमें ये बिजली कितने की पड़ रही है। क्योंकि इशू ये है कि आजकल एक डेफिनेशन पूरी दुनिया में आ रही है, वो है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी के 2 पिलर है, कंसिस्टेंट एनर्जी एट अफोर्डेबल रेट। तो क्या ये अफोर्डेबिलिटी हम कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात असल में ये है, आप बड़े पाकिस्तान में आजकल ये बात कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट रीजन क्या है कि 22,000 आपकी मैक्सिमम आप डिस्पैच कर सकते हैं। अब ये पावर प्लांट भी आ गया है, तो मीनी भाई के पाकिस्तान के पास अराउंड अभी 36,000 मेगावाट की कैपेसिटी हो गई है। यानी पावर जनरेशन की फ्लीट पर फ्लीट आ रहे हैं, आगे ट्रांसमिट हो नहीं पा रही। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी में हम तकरीबन 500 से 600 बिलियन हमें अभी देने पड़ रहे हैं। तो ये बात कह देना कि बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ, इनको खाली एक कंपेयर करें कि आज इवन पाकिस्तान में विंड का रेट क्या है, सोलर का क्या है, फिर वो जो आपका बात है वो क्लीन एनर्जी है, उसमें इवन यूनाइटेड नेशन आपको कार्बन क्रेडिट भी देता है। और ये बात कह देना कि जी थर कोल से गेम चेंजर होगी, ये असल में वो कुछ खास एलिमेंट था जो हमेशा थर कोल को लेके आता था, इसलिए आगे लेके आता था कि हमारे पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ना बन पाए। ये एक माइंडसेट भी था कि जी आप बादशाह बना रहे हैं, बंडा बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं आप, हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है। लेकिन ये ऑल्टरनेट बेसिकली इसको कहते हैं डर्टी एनर्जी। हमने 2015 में एक साइन भी किए हुए हैं कि हमने कार्बन एमिशन कम करनी है, हमने क्लीन एनर्जी लेके आनी है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वायलेशन तो वो भी है, इन्होंने वो नहीं देखा, ये इस साइड पे आ गए। फिर आपकी जो अभी घर का ये बेसिकली लिग्नाइट है, इसका रेट साइबर से भी ज्यादा है और जो बेनकासो में पावर प्लांट लगा जो इम्पोर्टेड कोल उससे भी ज्यादा है। अगर ये सारी चीजें हम जब आप इस लेंस से देखते हैं, पोल्यूशन 1, महंगी 2 और तीसरा सबसे जो बड़ी बात ये है कि आप कि ये बेस लोड में आएगा। बेस लोड का मतलब ये कि यू हैव टू बाय इलेक्ट्रिसिटी को बाय करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि मेरिट ऑर्डर में और बहुत से पावर प्लांट ऐसे चले जाएंगे जिनकी हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये एक कंपनी है, वो कंपनी चूंकि जाहिर है कि वो चलती है एडवर्टीजमेंट पे, इस पे, तो वो पूरे पाकिस्तान में कहा गया देखिए 330 मेगावाट आ गया, 330 मेगावाट आ गया। फिर एक और बात भी देखिए, इसकी जो कैपिटल कास्ट पर मेगावाट है वो $1.2 मिलियन है, जबकि एडीबी ने जब जाम शोरूम लगाया तो उसकी 0.8 है। आप देखिए कितनी बड़ी मैनिपुलेशन इसके टैरिफ में हुई है। ये तो बहुत बड़ी अच्छा अरशद अब्बासी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मुझे ये बता दीजिएगा कि जो आपने जो अल्टरनेट एनर्जी की बात की, विंड है, सोलर है, वो इसके मुकाबले में जो कोल माइंस हैं या कोल्स के जरिए जो एनर्जी जनरेट की जाती है
इसके मुकाबले में उसकी डेवलपमेंट भी सस्ती होती है, वो कम उसमें खर्चे में बन जाती है। देखिए, पहली बात है कि 6 माह के अंदर प्रोजेक्ट लग जाता है। आपको मैं अभी कई मेरे ख्याल में अगर टाइम मिलता तो आपको भेजता कि अभी इवन पाकिस्तान में 5 रुपए 6 रुपए के अंदर सोलर का टैरिफ मिला है, यानी मतलब ये कि कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, तभी उन्होंने टैरिफ लिया, तभी वो कंप्लीट ग्रिड में आ रही है। यानी पहली बात ये कि कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि आप कोल को प्रपोर्ट करें, नो आर्गुमेंट। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जब जो गैस इस्तेमाल करके जो बिजली पैदा करते हैं उसका फ्यूल कास्ट कंपोनेंट आ रहा है तकरीबन 4.5 रुपए। इवन जो कोल पावर प्लांट बरकासम में लगाया है, ये सीपेक में, और दूसरा लगा है साहिवाल में, इसका फ्यूल कास्ट कंपोनेंट 5.5 रुपए आ रहा है। यानी अगर पाकिस्तान में हम इंडिजियस गैस, जो कि जिसका इतना ज्यादा पोटेंशियल है, ये तो अलग बात है कि पिछली गवर्नमेंट ने LNG लाने के लिए सारे प्रोग्राम शेल्फ कर दिए थे, कोई इंडिजियस गैस जो है वो डिस्कवरी नहीं हुई। तो ये अगर बैरल पे आता है, इसकी टेक्निकली स्क्रूटनी करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो सारे बंदे बवाए इसके जो एग्रो के भी हैं और जो इवन नपरा वो और जो मिनिस्ट्री, इससे पूछे कि आप और क्या बमशल कराएंगे। ये बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए बमशल इस तरह है कि हमारे पास अभी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। जब कैपेसिटी ज्यादा हो गई है तो क्या होगा कि वो जो आइडियल, यानी वो पावर प्लांट जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, एवैक्यूएट करने की नहीं है, वो पैसे किसको देने पड़ेंगे? वो मुझे और आपको देने पड़ेंगे। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे हमें कि जो थर्कोल के ज़रिए जो एनर्जी पैदा करने की जो कल खुशखबरी सुनाई गई थी, इतनी ज़्यादा भी खुशखबरी नहीं है, उसके अंदर कई एस्पेक्ट हैं। एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट सबसे बड़ा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये 10 रुपये यूनिट होगी, जबकि विंड एनर्जी जो है वो 4 रुपये और सोलर एनर्जी जो है वो 5 रुपये पर यूनिट बनाई जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में है जो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के हवाले से आलमी सतह पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी भी है, पेरिस एग्रीमेंट है, उसके हवाले से भी ये अगर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो माहौलियात पे बहुत इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल एक लफ्जी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी है। वजूहात कई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अदम तंजीमों के हवाले से बयानात दिए और 3 वफाकी वज़रा के हवाले से उनका कहना था कि उनकी हमदर्दियाँ कल अदम तंजीमों के साथ हैं। फिर सिंध में अगर हम देखें तो सिंध में मामलात ये हुए कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, अपोजिशन में मौजूद है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से उन्हें वो चेयरमैनशिप देने से इनकार कर दिया गया। अब 22 कमेटियां बन चुकी हैं, आज उसके तमाम अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। 34 कमेटियां हैं, दीगर 12 कमेटियां अभी तक खाली रखी गई हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उसमें जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग, उनको उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो 3 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो ना तो इन उसका हिस्सा बनेंगे, इन जो कमेटीज़ बनी है इनका, और ना ही वो इसके हवाले से कोई काम करेंगे। और जो अपोजिशन की तरफ से ये फ़ैसला किया गया, इसमें 3 अरकान ऐसे हैं, जो TLP है उसके 2 अरकान हैं और एक मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन है, वो इन जो 22 कमेटियाँ आज तश्कील पाई हैं उसका हिस्सा वो बन गए हैं। लेकिन जो 3 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और MQM, उनका इस पर इख्तलाफ है। इसके अलावा कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नैब में भी पेश होने जा रहे हैं। FBR के हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले से मैं आपको बताया कि FBR आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। उनसे जान लेते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मामलात अब कहां तक जाएंगे। पहले मैं सिंध असेंबली से बात का आगाज करूंगा कि आज 22 कमेटियां बन गई, अरकान चुन लिए गए, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पहले तो समझना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या और पीपल्स पार्टी चेयरमैनशिप क्यों नहीं देना चाहती। तय बात है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो ऑडिट पैराज होते हैं, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स होती हैं, उनको वहाँ देखा जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बुला सकती है इदारों को, अफसरान को, वज़रा को। और पिछले 10 साल में अभी कोई 15 रोज़ पहले रिपोर्ट आई ऑडिटर जनरल की, उसमें बताया कि 957 बिलियन रुपीज़ की इर्रेगुलरिटीज़ हैं सिंध में, 957 अरब रुपए की, और जिसमें से तकरीबन 500 अरब की 2016-17 और 17-18 के अंदर है। और आप समझ सकते हैं कि किस अंदाज से, और ये इस पिछले 10 साल में तकरीबन 5000 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत की ज़ेर इस्तेमाल आए हैं, कुछ NFC अवार्ड्स के थ्रू, बकिया जो है उनके रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू, और कुछ जो रॉयल्टीज़ के थ्रू। उसका हिसाब भी उनको ज़रूर देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए वो नहीं चाहते। बड़े COD का रोना राग अलापते हैं, और शहबाज शरीफ को देने के लिए खुर्शीद शाह साहब खुर्शीद शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं। बिलावल भुट्टो भी COD का रोना रोते हैं। लेकिन जब बात आती है सिंध में, तो वो COD जो है वो चार्टर ऑफ डेकोइटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो COD भूल जाते हैं। और यहाँ वो तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को इसलिए नहीं देना चाहते कि कहीं उनके जो 10 साल में उन्होंने गुल खिलाए हैं वो आवाम के सामने खुल खुला के सब, बाकी तो पता है आवाम को, सबको पता है। इशू ये है कि इसलिए PAC को इतनी बड़ी डील नहीं है कि चूंकि तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हैं, ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट्स लेने की बात होती तो चेयरमैनियाँ ले लेते। अगर गाड़ी लेने का शौक होता है, पेट्रोल का शौक होता, प्रोटोकॉल का शौक होता, तो 13 मिल रही थी कमेटी समय ले लेते। नहीं, हम चाहते हैं कि सिंध का वो लूटा हुआ पैसा जो कि सिंध की आवाम के ऊपर खर्च होना था, उससे पूछे तो सही, कोई देखे तो सही, कोई जाने तो सही, और आवाम को बताया जाए कि ये 10 साल में 5000 अरब के साथ इन लोगों ने क्या किया है। और 957 बिलियन रुपीज़ तो ऑडिट पैराज में मौजूद हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मौजूद है। उसके अलावा जो GIT में है, जो दीगर फसाने हैं, जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, करप्शन की दास्तानें हैं, उनका भी तो कोई खुल के पता चले। तो इसलिए ये PAC देना नहीं चाहते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी BB के नाम पे वोट चाहिए, PAC नहीं देंगे अपोजिशन को यहाँ। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, आपने बात की हिसाब दे, अब ये लोग हिसाब दे तो रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी नैब में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को FBR ने 25 मार्च को तलब कर रखा है। उनके केसेस भी इस्लामाबाद में मुंतकिल हो गए हैं, जैसा जो अभी आपको पता ही होगा। आज जमानत उनकी हो गई, लेकिन केसेस मुंतकिल करने पे जो हुक्म इम्तना था वो नहीं दिया गया अदालत की तरफ से। अब हिसाब ये लोग दे तो रहे हैं, अगर जो पार्लिमानी सिस्टम है उसको चलाना है तो हिसाब तो नैब में वो लोग दे ही रहे हैं। तो आप लोगों का जो एहतसाब का नारा था वो तो किसी न किसी शक्ल में पूरा हो ही रहा है। देखिए, इनका बस चलता तो ये वो भी ना देते। हर इदारे का और तय होता है, दुनिया जहान में अपोजिशन पार्टीज के पास हुआ करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बात यह कि पार्लियामेंटी निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप का तो नहीं चलेगा निज़ाम ना, या इनकी मर्जी का निज़ाम तो नहीं चलेगा। दुनिया जहान में होता है, पार्लियामेंट में है ना, इससे आगे क्या बात करते हैं। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को इन्होंने बनवाया, पीपल पार्टी का ज्यादा प्रेशर था, नून लीग से ज्यादा था। तो यहाँ क्यों नहीं इस पर अप्लाई कर रहे होते ये लोग, जबकि ये उसूली तौर पे, इखलाकी तौर पे होना चाहिए। नैब में भी अगर इनका बस चलता ये ना जाते, किसी जगह इनका बस चलता है बिल्कुल ना जाते, GIT में ये पेश ना होते अपने तौर पे सब चीज़ें। चूँकि नैब आज़ाद इदारा है, और अगर GIT बनाई सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हमको एहतसाब नहीं करने जा रहे हैं इनका। लाजिम बात है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ने एहतसाब नहीं करना होता, लेकिन सामने तो आता है ना सब चीज़, पब्लिक को पता चलता है, आवाम को पता चलता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक के अमाउंट की कमेटी है, पब्लिक की तरफ से कमेटी है। अपोजिशन, हम 40% शेयर है हमारा सिंध में, लेकिन कहीं नहीं है। तो इससे तो इनका एक जमहूरी जो बड़े क्या चैंपियन बनती है पीपल्स पार्टी, जमहूरियत की चैंपियन, मतलब जाने क्या क्या बातें। इससे इनका गैर जमहूरी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है कि ये गैर जमहूरी पार्टी है, ये अब सिविलियन डिक्टेटरशिप पे यकीन रखती है। और असम्बली के अंदर भी इनका रवैया, इनका तर्ज अमल, इनका तरीकाकार यही है कि किसी की आवाज़ नहीं चलने देनी। आज तक हमने सैकड़ों कॉलिंग अटेंशन डाले, कोई किसी पे कोई काम नहीं हुआ, एडजमेंट मोशंस डाले, किसी पे कुछ नहीं करते। सिंध असम्बली को माजरत के साथ कहूँगा, इन्होंने घर की लौंडी बनाए हुए, उसी के तहत चलाते। सिंध असम्बली का 1 बजे इजलास बुलाते हैं,
5 बजे तक नहीं चलाते। बिलावल भुट्टो साहब आए, बिलावल जरदारी साहब आए हुए हैं, मतलब आगा सिराज दुरानी साहब 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इजलास हिस्ट्री का, पाकिस्तान की सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इजलास चल रहा है। मतलब इजलास प्रोरोक होते ही एडजन कर देते हैं, 20-20 दिन के लिए एडजन कर रहे हैं इजलासों को। तमाशा ही है ना, इसको क्या कह सकते हैं। अच्छा अजीम अली शेख साहब, क्या इन्होंने एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अजीम अली शेख साहब, क्या वजह है कि गुज़श्ता हम अगर एक हफ्ते के बयानात उठा के देखें तो अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ जो लहजे हैं वो सख्त हो गए हैं, तल्ख हो गए हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक बयान दिया जिसपे बहुत शदीद तनकीद हुई, असद उमर साहब ने भी बयान दिया, उस पर भी बहुत तनकीद हुई, फैसल जावेद साहब ने भी बयान दिया। क्या एकदम से ऐसा क्या हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग एकदम से उनके खिलाफ तल्ख भी हो गए, आपके लहजे भी सख्त हो गए? देखिए, हम समझ सकते हैं कि जब हमने देखा कि बिलावल जरदारी साहब ने अंग्रेज़ी में तकरीर की और इंडियन चैनल्स ने उसको नशर किया, और वो बात जो उनके एंकर्स कहते थे उसी किस्म की बातें बिलावल जरदारी साहब ने न जाने किसको मैसेज देने के लिए, मतलब पाकिस्तानी चैनल्स आप लोगों ने नहीं दिखाई, इंडियन चैनल्स में उन्हीं टुकड़ों को जिस अंदाज से कलभूषण के वकील ने नवाज शरीफ के बयान का हवाला दिया था, इसी अंदाज से इंडियन चैनल्स ने उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने वो बात कर दी जो हम लोग नहीं कह सकते हैं। उसके बाद लाजमी बात है, हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, फिर जिसका भी जोश होगा वो तो खून तो जोश मारेगा, बात तो करेंगे। चाहते हैं हम लोग कि ना बिलावल एक तरह कुछ, बिलावल साहब कुछ करे, कुछ बेहतर यूँ कि अपनी अपनी सियासत अलग करे, चूँकि आप चाहते हैं कि फेडरेशन की जमात है, फले फूले, मुकाबला अच्छा हो हमारा। लेकिन जब ये उसी तरफ चल पड़ते हैं जो इन्हें नहीं चलना चाहिए, कि क्या ज़रूरत थी उस तकरीर की असम्बली वाली, तो जिसको इंडिया में बड़ा पजीराई मिली, तो हमें तो जब वहाँ पजीराई मिलेगी तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए वो तकरीर कैसी होगी, जिसके बाद जवाब देना ज़रूरी था। असद उमर साहब ने, मैं समझता हूँ, आईना दिखा दिया इनको, और शेख रशीद साहब भी इनको आईना दिखाते हैं। बात है असद उमर साहब का जवाब देना, खुल के बता दिया उन्होंने, बात क्लियर आ गई है। बिलावल साहब को क्यों स्पेयर करें, जब वो इस लेवल तक चले जाते हैं तो जो बात करेंगे जवाब तो देना पड़ेगा। बट अजीम अली शेख साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, ये हम बहुत अरसे से देखते हुए 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, 2010 तक हम लोग ये देखते रहे कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, दुश्मन की जबान बोल रहे हैं, इस तरह के बयानात। आप नहीं समझते कि अब वक्त ऐसा आ गया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई है नहीं। अब तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह जो बेनामी अकाउंट से छुपे हुए पैसे वो भी निकल के लोगों के बाहर आ रहे हैं, तो अब तो कुछ किसी से नहीं छुपा हुआ। तो ये सर्टिफिकेट बांटना आपके ख्याल से दुरुस्त बात है? देखिए, गद्दारी का सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा, ना कोई बांट सकता है, लेकिन अगर गलत बयानी की गई है, अगर अपने बयानों से जिम्मेदार एक इलेक्टेड नुमाइंदे, एक पार्टी के को चेयरमैन जब इस किस्म के बयान देंगे जिसको एक दुश्मन मुल्क के चैनल हाईलाइट करें, इसका मतलब है उन्हें उनकी मतलब की बात की गई, तो बात तो उठेगी, उंगलियां उठेंगी, बात लोग करेंगे, बात करने का हमें हक है। किसने कह दिया आप 10 बातें कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे, ये तो अवाम खुद, ये तो हिस्ट्री फैसला करती है कौन हक पे था, कौन गद्दार था, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अपने केसेस से नज़र हटाने के लिए आपने इस हुकूमत को दुनिया जहान में अपनी बात, वो बात जो कोई और कहना नहीं, किसने इनके मुंह में अल्फाज डाले, हम ये पूछना चाहते हैं। ऐसे अल्फाज इन्होंने किसको खुश करने के लिए बोले? तो बात यह कि माफ़ नहीं किया जा सकता, ये इतनी बड़ी कुर्बानी है इस कौम की, हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? कता कलामी की मैं माजरत चाहूँगा, मैं कता कलामी की चाहूँगा। FATF नामी एक तंजीम है आलमी सतह की, उनकी तरफ से कुछ प्रेशर है। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तौर पे, आपकी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने एंटी टेररिज्म जो एक्ट है उसको नाफिज करने का, नेक्टा को फ़ाल करने का फ़ैसला किया, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान है उसको लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वो तमाम जमातें जिनके ऊपर उंगलियां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई, उसके खिलाफ आपकी हुकूमत ऑलरेडी आप लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा गलत कह दिया? देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये जमातें ये कर रही थी, पहले क्यों नहीं रोका गया। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत काफ़ी बड़ा काम हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपने देखिए कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट वापस आ चुकी है, असल ज़िंदगी वापस आती जा रही है, बहुत बड़ी इनिंग खेली जा चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसमें पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि
जिस अंदाज से जो उन्होंने बात की थी, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जी जब टेररिज्म, मतलब उनका जो मतलब था वो ठीक नहीं था। हम अल्टीमेटली नेशनल एक्शन प्लान को उसकी असल रूह के तहत हमने उसको लेकर आना है। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और हमने दुनिया में तनहा नहीं होना है, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा एक्शन बिल्कुल ठीक है। आपने भी अगर अपना एक्शन करना था तो अपने वक्त में जरूर करते। अब हमारा साथ दें नेशनल एक्शन प्लान को कंप्लीट करने के अंदर, लेकिन सियासी जुमलेबाजियां इस मुल्क के खिलाफ ना करें, रियासत के खिलाफ ना करें, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। अब हलीमा अली शेख साहब ने सियासत ही करनी है। बात यह है कि जो उन्होंने बयान दिया, अगर तो ना करें ना, मुल्क की कॉस्ट पे ना करें, इंडिया को खुश करने के लिए ना करें हमें बुरा भला यही वो बात है जो आप लोगों की तरफ से आई कि हिंदुस्तान को खुश करने के लिए ना करें। कहां इसमें हिंदुस्तान, हाँ मीडिया ने अगर वहां के उठाया तो हमारा मीडिया भी वहां के लोगों के बयानात उठाता है। मीडिया का तो काम ही यही है कि वो अपने मतलब की चीज हम उठाएंगे। लेकिन इस बुनियाद पे मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसको आप सियासी बयान कह सकते हैं, सियासी तौर पे इसकी मुखालफत भी कर सकते हैं, आप लोग सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन मुल्क की बोली बोलना और गद्दार कहना ये दुरुस्त आप नहीं समझते कि अब वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, मुत्तहिद होने का वक्त है। जो इंडिया के खिलाफ जो मुत्तहिद थे हम, अभी जब कशीदगी हुई थी तो एक पैगाम गया था, लेकिन इसके फौरन बाद इस तरह का बयान, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो पैगाम तो सारा खराब हो जाएगा। देखिए गद्दार मैं तो नहीं कह रहा, गद्दार इस वक्त आप कह रहे हैं। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपकी जमात के लोग कह रहे हैं कि दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग खुश हो रहे हैं। वो मैं भी कह रहा हूँ, वो मैं भी कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना शेख साहब। देखिए हम नहीं हम कहते हैं कि खुदा के लिए हम ये नहीं कह रहे अल्लाह ना करे गद्दारी को, हमारा इतना बड़ा लीडर कोई एक पार्टी का गद्दार हो। हम कहते हैं सियासत के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें जिसका कोई गलत मतलब लेकर आपको मिलाइन कर सके, जिसके अंदर वो कहें, उनके एंकर्स कह रहे हैं कि देखो जो हमने नहीं कहा बिलावल कह गया, तो हमें ऐसे मामला बड़ा अच्छा था ना, कौम इकट्ठी हुई रिस्पॉन्ड किया। बात यह कि उस वक्त क्या था, लीडर नहीं था पाकिस्तान के पास। जब हमारा एक वो ठट्ठा के उसमें समंदर में हमारा जहाज गिराया गया, नवाज शरीफ साहब सोचते ही रहे और जवाब नहीं दिया। उस वक्त क्या हुआ, जब उस्मा के ऊपर जहाज आए, जहाज चले गए। देखिए डिसीजन लेना होता है प्राइम मिनिस्टर ने, हुकूमत ने। फौज एक जैसी होती है, 99 की फौज हो, 2000 की फौज हो, 2006 की फौज हो, 2015 की फौज हो या 2019 की फौज हो, इनके इदारे हमारे 19-20 हो सकती है इनकी कमांड में, लेकिन असल डिसीजन लेना होता है आपके हुक्मरानों ने। मैं पूछते हैं उस वक्त अगर इनके रिफ्लेक्सेस ठीक होते, ये अगर सही एक्शन लेते तो ये उसामा वाले तैयारे वापस ना जाते। अगर इनके एक्शंस ठीक होते तो कारगिल में ये ना होता। अगर इनके एक्शन ठीक होते तो वो PC-3 ओरियन जहाज जो गिराया था उसके जवाब बदला ले लेते। इस वक्त कमांडर ठीक बैठा हुआ था, इस वक्त लीडर ठीक बैठा हुआ था, इस वक्त कप्तान ठीक था, तो टीम ठीक चली है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल पूरी कौम इकट्ठी हुई, अच्छा हुआ इकट्ठी हुई, लेकिन उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था, साथ खड़े रहना चाहिए था। दोबारा वो नहीं बजाने चाहिए थे, वो बीने बजनी शुरू हो गई। आपको पता है कि और ये गलत था और हम इसको गलत कहते रहेंगे। आपने पूछा कि बिलावल के खिलाफ क्या, इसके ऊपर रिएक्शन था, सबको गुस्सा आया, कौम को भी गुस्सा आया, हमें भी गुस्सा आया। हम समझ सकते हैं कि उनको माजरत करनी चाहिए और आइंदा हमें करें ना, हम हैं ना, हमारे खिलाफ जितनी बात करनी है करें, तहरीक इंसाफ को रगड़ें, हुकूमत को रगड़ें, उनका हक है। बहैसियत अपोजिशन का मरकज में उनका हक है, बहैसियत अपोजिशन सिंध में हमारा हक है, लेकिन एक बाउंड्री से बाहर ना निकलें, ग्राउंड से बाहर ना निकलें, अंदर रह के खेलें। अच्छा, वो PC ओरियन वाली बात, टू सेट द स्ट्रेट, में सिर्फ ये PC ओरियन तो यहाँ पे जो दहशतगर्द हमला हुआ था उसमें तबाह किया गया था। वो नहीं जी, वो नहीं, बदीन के साहिल पे वो PC ओरियन नहीं था शेख साहब, वो दूसरा जहाज था। लेकिन बहरहाल वो अटलांटिक था, वो दूसरा जहाज था। लेकिन बहरहाल ये वाकयात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये हुए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब जब आप ये देख रहे हैं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद नैब में पेश होने का फैसला किया है, आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है और बिल्कुल उनको पेश होना चाहिए था और पॉलिटिकली भी उनको इससे फ़ायदा होगा? और अगर कल मैं थोड़ा सवाल कंप्लीट कर लूं, अगर कल उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया तो पॉलिटिकली उनको मजीद फ़ायदा होगा और आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी शायद। देखिए मैं समझता हूं कि नैब हमारा इदारा नहीं है, नैब का कानून हमने नहीं बनाया, नैब के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ ने नहीं रखे। ये जो JIT है ये हमारे PTA तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद नहीं बनी, आने पर नहीं बनी। ये तमाम केसेस, ये JIT
तमाम चीज़ें। चेयरमैन नैब साहब जो इस वक्त मुहतरम है वो तहरीक इंसाफ के दौर के नहीं है। नैब एक आज़ाद इदारा है और मैं समझता हूँ कि आज़ाद इदारे के ऊपर पेश होने में किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, पेश होना चाहिए और ज़रूर और इंसाफ होना चाहिए। सबको उनकी सफाई देने का हक मिलना चाहिए। बिलावल साहब हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि सबको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इंसाफ भी तभी होगा जब खुद जाके एक आज़ाद इदारे के सामने जाके, जो कि पोलिटिसाइज नहीं होगा। इसको अभी भी इनके एक वजीर साहब फरमा रहे थे कि जी हर नैब के पीछे पीटीआई है। भाई पीटीआई कहाँ से आ गई नैब के पीछे? पीटीआई ने नैब को बनाया है, पीटीआई का कानून नैब का है, पीटीआई के चेयरमैन साहब कोई हमारे तहरीक इंसाफ के लगाए हुए हैं, कोई हमारे हैं, ऐसा नहीं है। उसको पोलिटिसाइज करने से मतलब बंदे को बंदर को गीदड़ कहने से गीदड़ नहीं बन जाएगा, बंदर बंदर ही रहेगा। जो फैक्ट है नैब नैब रहेगा, नैब को कुछ और बिगाड़ने से नैब नहीं हो सकता। हम नहीं समझ सकते नैब ठीक कर रहा है, नैब क्या करना। नैब एक आज़ाद इदारा है और लाजिम बात है अगर कोई केस है, कोई JIT बनी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मौजूद, तो पेश तो होना पड़ेगा ना जी। नहीं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, पेश हो रहे हैं वो। और लेकिन साथ ही उन्होंने उन्नान को भी ये हिदायत जारी की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो वहाँ पहुँचें। तो आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें पता होना चाहिए वो करप्शन के केस में पेश हो रहे हैं। वो किसी सियासी केस में पेश नहीं हो रहे हैं कि कारकुनान आएंगे कंधे पे बिठाएंगे। अजीब मामला बन गया है यहाँ। वो करप्शन के चार्जेस हैं बड़े पैमाने के। सिंध में लूटमार हुई है, सिंध में अनवर मजीद एंड कंपनी को अरबों रुपए की फैसिलिटी दी गई है। सिंध के अवाम के पास 2 वक्त की घर में रोटी नहीं है, सिंध के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, सिंध के स्कूलों में किताबें नहीं है। लेकिन थरकोल का तो इफ्तिताह हो गया अलीम आदिल शेख साहब। आज थरकोल प्रोजेक्ट तो कामयाब हो गया। थरकोल का इफ्तिताह हो गया, सो थर के कौन से बच्चों की बीमारी, अच्छी बात है थरकोल का इफ्तिताह हो गया, अच्छी बात है, उसमें बिजली बढ़ेगी, अच्छी बात है थरकोल का इफ्तिताह हो। लेकिन थर में बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर दिया इन्होंने? थर में आज भी जाइए, भूख है, अफलास है। थरकोल के एक ब्लॉक के अंदर भी पिछले दिनों वहां के CEO ने इस्तीफा दे दिया था कि जिसलिए थरकोल लगाया गया, वहां के लोगों को जो बेनिफिट है वहां के मुकामियों को नहीं मिला। वो शेख साहब थे कोई थरकोल के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको हम फैसिलिटेट नहीं कर पाए हैं। अच्छी बात है थरकोल का इस्तीफा हो, तो वो क्या कहते हैं इफ्तिताह हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, बट बिजली जनरेट करना शुरू कर दी है उन्होंने और नेशनल ग्रिड में शामिल किया। तो बिजली चाहिए थी। 5,000 अरब सिंध को मिले हैं कि क्या एक थरकोल भी नहीं चलेगा? वो सिंध हुकूमत तो पार्टनर है उसके अंदर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। बात ये कि सिंध के अस्पतालों का हाल देखिए जाके, हर अस्पताल के अंदर बुरा हाल है। जो देख केस रेफर हो जाता है। सिंध में आइए तो सही, अब एम्बुलेंस नहीं मिलती है सिंध के अंदर, बुरा हशर है सिंध के अंदर। आज 3 दिन तक लाशें सड़ती रहती है सिंध में। आज वज़ीर आला साहब वहां गए, फातिहा तक, मतलब उसके अफसोस तक पे नहीं गए। 4 दिन एक लाश पड़ी रही है सड़क के ऊपर, कोई नहीं गया। उसके बाद उसको एक टैक्सी के अंदर उठा के उसको घर भिजवा दिया गया। सिंध में आप पूछते क्या है? सिंध में घोटकी के अंदर एक औरत और बच्चा जल जाते हैं, 3 दिनों से एम्बुलेंस नहीं मिलती, कराची लेकर आ जाए, मां मर जाती है। बात है सिंध के हालात तो चलिए चले जरा, लाड़काना चले, वेंटिलेटर नहीं है लाड़काना में, 117 अरब खर्च हुए हैं लाड़काना, चलिए MRI मशीन नहीं है। तो हलीम आदिल शेख साहब, कथा कलामी की मैं माजूंगा, अगर आप लोग बहैसियत ऑपोजिशन असेंबली के इजलास में शरीक नहीं होंगे, कमेटियों का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर तो आपने खुद ही उनको आज़ादी दी हुई है, वो जो मर्जी करते फिरे। नहीं जी, अवाम देख रहे हैं इस अमल से। ये कमेटियां लेके, ये मैं समझता हूँ इनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है ये, इस जमहूरियत के नाम के ऊपर। इन्होंने उस COD का जनाजा निकाल दिया खुद ही, जिसके अवाम तो है ना जी, वो कहेंगे तो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है, आज कमेटियों में अपने अपने लोग भर के क्या कर देंगे? ये क्या कर, लाजिम बात है। आज जिस असेंबली में बैठ के हम आवाम के मैंडेट लेकर आए हैं, हम आवाम से उनको पानी की कमिटमेंट करके आए हैं, उनके कचरे साफ कराने का, उनके गटर साफ कराने का, उन्हें दवाइयाँ देने का, उन्हें किताबें। अगर हम ये कुछ असेंबली में बैठ के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हम क्यों वहाँ बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे तकरीबन 47 लाख रुपए, 45 से 50 लाख डेली खर्च होता है और तकरीबन 75 करोड़ रुपए बजट है इसका। मतलब 45 लाख 50 लाख डेली खर्च करके जाएं ना कुछ। अच्छा, कई इजलास ऐसे जिसमें कोई सरकारी बिल भी नहीं आया है, कोई बिजनेस भी नहीं आया, हम जाएं इसलिए कि मिनिस्टर स्पीकर साहब ने आना है, कोई पकड़ा जाए तो असेंबली चलती रहे, कोई तुक है।
80 दिन से ज़्यादा हो गए, इस इजलास चले जा रहा है 50 लाख रुपए खर्च करते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए और कोई बिजनेस नहीं होता है। 2 बजे का टाइम होता है, 4:30-5 बजे से इजलास शुरू करते हैं, कोरम पूरा नहीं होता है, थोड़ी देर बाद खत्म कर देते हैं, तमाशा बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मादिल शेख साहब, आप प्रोग्राम वाइंड अप करना है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तक गुफ्तगू हमारी हुई जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नैब में पेश होने जा रहे हैं उस हवाले से भी, और ओवरऑल थरकोल और दीगर जो पॉलिटिकल मामला सिंध में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू हमने अली मादिल शेख साहब से की। आज के शो से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।